गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हमें काफ़ी सारे ऐसे कॉमन आर्टिकल दिखाई देंगे जिनको हम मेनली केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, सो दैट जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिलेबस के हिसाब से उनको हम दोनों न्यूज़पेपर से कवर कर पाएँ। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है तमिलनाडु हुच ट्रेजेडी टॉल माउंट्स टू 39। देखिए क्या हुआ है, तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कालाकुरिची। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है कालाकुरिची, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर अल्कोहल यानी कि शराब उसको नकली बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे एक ब्रांडेड अल्कोहल आती है और एक वो खुद घर पे बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंस तो होगा ही। कुछ लोगों ने उसको बनाया, कुछ लोगों को बेचा, बहुत सारे लोगों ने उसको पिया और उसको पीने के बाद 39 लोगों की डेथ हो चुकी है। 82 पीपल ऐसे हैं जो फ़िलहाल अभी भी ट्रीटमेंट के अंडरगोइंग है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से भी 16 लोग ऐसे हैं जो अभी क्रिटिकल स्टेज में ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी उनकी किसी भी समय पे मौत भी हो सकती है या हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए, तो क्रिटिकल कंडीशन उनकी है फ़िलहाल। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर जो फ़िलहाल चीफ मिनिस्टर हैं उनको हम देख पाते हैं, स्टालिन उनका नाम है। और उन्होंने फ़िलहाल क्या किया है, एमके स्टालिन जी ने, उन्होंने अभी एक 1 मैन कमीशन यहाँ पर बनाया है जिसको हेड करेंगे जस्टिस बी गोडका दास। अब ये जो है ये पहले हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के यहाँ पर फॉर्मर जज रह चुके हैं। इनको पता लगाना है कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है इसके पीछे हाथ किनका था और ऐसी सिचुएशन एक्चुअली में आती क्यों है। इसी के अलावा जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहाँ के जो एसपी थे इस ज़िले के अंदर उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो चुकी है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो देखिए, एक तो यही कि ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ह्यूमंस के लिए गलत हो जाता है, हार्मफुल है, बहुत ख़राब है, तो हम जीएस पेपर 2 में इसको देख पाएंगे। इसके अलावा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है 2 मायनों से। पहले मायने क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। क्या साइंस है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि किसी दूसरे अल्कोहल को लोग पीते हैं तो डेथ नहीं होती है। और थर्ड जो हम देख पाएंगे तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से जीएस पेपर 3 के अंदर ही ये आर्टिकल हमारे लिए हेल्थ में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस साइंस एंड टेक के साथ भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि ये कैसे यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस अपने एक्सप्लेन्ड सीरीज़ के अंदर बताते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो ये ट्रेजेडी हुई है, जो ये दुर्घटना हुई है, उसके अंदर जो ये लिकर बनाई जाती है, यानी कि शराब बनाई जाती है जो कि नकली होती है, जिसके ऊपर संदेह किया जा सकता है, वो क्यों डेडली हो जाती है, क्यों उसकी वजह से लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं और फिर भी ऐसी शराबों को वो पीना नहीं छोड़ते हैं। बार बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, कोविड में भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, अलग अलग स्टेट से एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन स्टिल लोग सस्ती होने की वजह से या फिर इसकी आदत होने की वजह से इसके पीछे भागते रहते हैं। फ़िलहाल बात करें तो देखिए ये बात है कि ये जो हुच शब्द है, अब यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है कि प्रीलिम्स के अंदर वो ऐसे शब्दों को पूछ लेते हैं कि ये हुच शब्द का मतलब क्या है। हुच जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो मतलब यही है कि किसी ब्रांडेड लिकर की जगह, किसी ब्रांडेड अल्कोहल की जगह जो फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं, जहाँ पर सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे संसाधन उनके पास होते हैं, उनके जो औजार होते हैं, उनका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बहुत ही रिगरस होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर दिया जाता है। ये जो हुच होता है, यानी कि ये जो नकली शराब होती है, ये एक्चुअली में काफ़ी क्रूड सेटिंग में बनाई जाती है। क्रूड क्या होता है, यानी कि कच्चे तरीके का। इसमें ना तो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही किसी जो आप ये देख पा रहे हैं टैंक वगैरह, इसके अंदर इसको बनाया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से रस्ट भी लगा हुआ है, इसके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो कंडीशंस के ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसी वजह से ये जो है इंटॉक्सिकेट कर जाता है
और इसी वजह से ये एक्चुअली में लोगों की मौत तक का कारण बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो हूच है या जो नकली लिकर बनाई जा रही है, शराब बनाई जा रही है, ये बनती कैसे है? इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है कि आप किसी चीज़ को फर्मेंट करवा देते हो, यानी कि कुछ समय के लिए आप एक चीज़ को छोड़ेंगे, उसमें दूसरा कोई यीस्ट होगा, कोई वन सेलुलर यहाँ पर आप मिलाएंगे, एक जो आपका वन सेलुलर एनिमल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वन सेलुलर जो बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर लगेगा। जैसे कर्ड में फर्मेंटेशन होती है, कर्ड दही बनते हैं, या फिर फर्मेंट करा के हम लोग ब्रेड बनवाते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी फर्मेंटेशन की जाती है। यीस्ट यहाँ पर मिलाया जाता है शुगर के साथ में। शुगर किस चीज़ का हो सकता है? शुगर यहाँ पर हो सकता है कि ग्रेन से निकाला हो, शुगर फ्रूट से निकाला हो सकता है, या फिर शुगर कैन से भी निकाला हो सकता है, जिसमें यहाँ पर जब इसको गर्म करते हैं, जब आप इसको गर्म करेंगे और जब आप इसको हीट देंगे किसी परसेंटेज तक ले जाकर, क्या परसेंटेज वो है, कितना वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे तो उससे जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा उसी को यहाँ पर फर्मेंटेशन बोला जाता है। अब बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं, जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, वो जो ये बेवरेजेस होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है? फर्मेंटेशन के माध्यम से ही बनाया जाता है। लेकिन जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो हमें समझ में आता है कि यीस्ट की मदद से जो अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है वो एक्चुअली में टॉक्सिक भी हो सकता है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो अल्कोहल निकलेगा वो काफ़ी कम निकलेगा, ओनली 15% तक ही अल्कोहल यहाँ पर आप फर्मेंटेशन से निकाल सकते हो। इसी वजह से ज़्यादातर जो ब्रांड होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, या जो ये ह्यूज होते हैं, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्प्यूरियस लिकर बनाने का काम करते हैं, ये लोग दूसरे तरीके की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है डिस्टिलिएशन। अब डिस्टिलिएशन में क्या किया जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो अल्कोहल है और जो फर्मेंटेड मिक्सचर था, उन दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रखा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए उसको अलग कर दिया जाएगा। डिस्टिलेशन, समझ रहे हो ना, कि किसी चीज़ को आपने अलग कर देना है। अल्कोहल को बाहर अलग से निकाल लेना है, मिथेनॉल को अलग से रख लेना है, इथेनॉल को अलग से निकाल लेना। तो यही है ये पूरा का पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये डेंजरस क्यों होता है। डेंजरस की बात करें तो यही बात है कि देखिए कैसे रूडामेंट्री लेवल पर इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग की जाती है। इनका सेटअप ही जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रख रहा है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखना है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कोहलिक फ्यूम्स बनते हैं। अब फ्यूम्स बनेंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या होगी, गैसेस भी बनेगी। फिर इनके जो पोर्ट होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी अल्कोहल कंडेंसिस करने के लिए उसको कंसंट्रेट किया जाता है। वहाँ पर कोई टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं होता है जैसे अल्कोहल फैक्ट्रीज़ में होता है। इन सभी कारणों की वजह से इसके साथ साथ क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है मिथेनॉल बनने का। अब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है। हो सकता है कि इसमें मेंस में भी सवाल पूछ लिया जाए, इस पे ना पूछे डायरेक्ट, क्योंकि ये तो कैसे क्या ही सवाल पूछेंगे इसके ऊपर। वैसे सोशल जस्टिस और हेल्थ में इस पे एक पॉइंट किया जा सकता है, लेकिन पूरा सवाल में भी ना आए। लेकिन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्चुअली में जो मेन रोल होता है वो किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल अभी एक सवाल आया था 2024 में कि आपके ब्लड के अंदर आपके ऐसी कौन सी गैस लगाई जाती है, ऐसा कौन सा लिक्विड डाला जाता है ब्लड के अंदर जिससे आपका जो ब्लड होगा वो थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो ऐसा सवाल भी पूछा गया था जिसका आंसर नाइट्रेट ऑक्साइड था। तो इसी तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे मेथनॉल जो होता है, जो अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में जब आप नकली उसको बना रहे हो वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक चीज़ है, जहरीली चीज़ है, जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर टॉक्सिन्स को पैदा करती है। लीवर में ये चली जाती है जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होते हैं और उसी हिसाब से फिर जो ह्यूमन है उनकी यहाँ पर हम देखते हैं कैसे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन द हिंदू से आया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है अभी, तो इसी वजह से इस पे दोनों न्यूज़पेपर ने अच्छा खासा छापा है। अब ये मैं इस तरीके से मैंने इन आर्टिकल्स को अरेंज किया है कि ताकि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें और आप बहुत अच्छे से इसको पूरे तरीके से समझ पाएँ।
मैं अभी तक आप लोगों को इतना समझा चुकी हूँ कि मेथनॉल एक्चुअली में चीज़ क्या है, लेकिन अब ये आर्टिकल बोल रहा है कि हाउ डेंजरस इज़ मेथनॉल पॉइजनिंग, यानी मेथनॉल से होने वाली जो पॉइजनिंग होती है वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है। बात करते हैं तो फ़िलहाल देखते हैं कि लिकर के अंदर, शराब के अंदर जो अल्कोहल होता है वो एक्चुअली में कंटेंट के हिसाब से बांटा जाता है। किसी में हो सकता है 5% अल्कोहल मिले किसी बेवरेज में, तो उसको बियर की कैटेगरी में रख देंगे। किसी में हो सकता है कि यहाँ पर 15% तक मिल जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, वाइन में रखेंगे। और किसी में 40% तक अल्कोहल भी पाया जाता है, जिसको हम यूजुअली लिकर या अलग कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। अब बात उठती यहाँ पे है कि ये जो पूरा वॉल्यूम है और ये जो डिस्टिल्ड स्पिरिट से अल्कोहल को निकाला गया है बेवरेजेस के अंदर, जिनको कंज्यूम किया जाता है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, कि जहाँ पर शराब कोई भी इंसान क्यों पिएगा, ताकि उसका जो साइको एक्टिव ड्रग है उसकी तरह ये काम करे और उसका जो माइंड है उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन के लेवल को घटा दे, रिड्यूस कर दे, सो दैट उनको इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट अपने अंदर दिखाई दे, वो ज़्यादा हैप्पी खुद को महसूस करें। वो क्योंकि न्यूरो ट्रांसमिशन काम कर उनके लेवल कम हो चुके हैं, तो अब उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो इसी इफ़ेक्ट्स को पाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, लिकर को कंज्यूम किया जाता है। अब देखिए, एक पॉपुलर बिलीफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि जो लोग मानते हैं कि लिकर लेने से या मिथेनॉल के कुछ परसेंटेज लेने से, काफ़ी कम अमाउंट में लेने से आपको फ़ायदा भी होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ एक बिलीफ ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का साफ साफ ये बोलना है कि कोई भी लेवल का कंजप्शन सेफ नहीं होता है ह्यूमन के लिए, अगर वो अल्कोहल को भी लेता है और मिथेनॉल का यूज़ भी करता है, तो 1% भी उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इससे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आप क्या करेंगे, उसके आदी होते जाएंगे। इससे जो रिस्क होते हैं कैंसर के वो बढ़ते हैं। हार्ट डिजीज़, कई बार पेशेंट्स को बोला जाता है, हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, कि आप थोड़ा बहुत अल्कोहल लीजिए, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में आपकी हार्ट की बीमारियां बढ़ती ही हैं और इवेंचुअली ये क्या करता है, डेथ को कॉज कर देता है। इथेनॉल जो है, मैंने पहले ही आपको बताया कि इनके लेवल अलग अलग होते हैं। अल्कोहल कितने % निकलेगा, एथेनॉल उससे पहले निकल जाता है, लगभग 72.5 डिग्री के ऊपर हम देखेंगे, 72 डिग्री पे, 75 से 78 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे मेथनॉल निकलता है। फिर हम अल्कोहल को निकलते हुए देखेंगे, तो इनको गर्म करने से प्रोडक्ट निकलता है, और जब उसको आप अलग कर लेते हो, सेपरेट कर देते हो उस मिक्सचर से, तो फिर उसके बाद में आप उसको अलग अलग रख पाओगे। लेकिन क्योंकि हुक बनाते टाइम, क्योंकि ये जो लिकर बना रहे हैं इस समय पे इनके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट है ही नहीं कि ये 100% मेथनॉल को अलग कर पाएँ, 100% एथेनॉल को अलग कर पाएँ अल्कोहल से। इसी वजह से जो ये टॉक्सिफिकेशन हम देखते हैं, बार बार हमें ये जो सामने आते हैं आंकड़े जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है नकली शराब पीने से, बार बार उसमें देखने को मिलता है कि ये क्यों होता है। हम देख पाते हैं इथेनॉल जो है उसके अंदर एक कार्बन का आइटम होता है। देखिए, इथेनॉल का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है C2H5OH। C यानी कि कार्बन, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। इसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन का एटम बॉन्ड है जो कि 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मिलकर, और फिर एक से कार्बन एटम हम फिर से देख पाते हैं इसके अंदर, जो कि सेकेंड कार्बन एटम होता है, वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में मिलता है और ये बनाता है हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। अब इसको आयोन्स के नाम से भी जाना जाता है, OH- यानी कि आयोन जो हो जाएगा, इससे नाम से भी हम इसको मानते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो एथेनॉल क्या करता है कि आपके लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होता है, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है आपके लीवर के अंदर जाकर जो इसको पचाने की कोशिश करता है, जो इसको आपकी बॉडी के थ्रू निकालने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ से इसके अलावा स्टमक के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस बनते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, ADH जो होते हैं, जो कि होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस। ये भी ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर बेसिकली जो अल्कोहल जाता है उसको एसिटिल्डिहाइड बनाने की कोशिश करें।
खैर, अब हम इसका पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रोसेस समझ ही चुके हैं कि जो सबसे कॉमन वे होता है किसी भी मेथनॉल को बनाने का, वो होता है जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, और ख़ास कर जहाँ पर कॉपर और जिंक ऑक्साइड की हम देखते हैं कि प्रेजेंस होती है। ये 50 से 1000 ATM के अंदर प्रेशर के अंदर बनेगा और लगभग 250 डिग्री जब सेल्सियस तापमान बन जाता है, तो वह बहुत ही साधारण तरीका है जिससे मेथनॉल जो है उसको बनाया जाता है। अब यही हम देख पाते हैं कि जो आज तक जितने भी यहाँ पर स्पीरियस लिकर की वजह से लोगों की डेथ हुई है, उसमें हमेशा मेथनॉल पाया गया है। जेम्स मैनर नाम के एक प्रोफेसर हैं जो कॉमनवेल्थ स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर पढ़ाते हैं। उन्होंने भी दिसंबर 2022 में एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसमें ये लिखा कि आज तक जितनी भी हुच ट्रेजेडी हुई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में 1945 के बाद में, उसमें हमेशा जो पॉइजन होता है, हमेशा जो जहर बनता है, वो बनता है मेथनॉल की वजह से। तो मेथनॉल हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कल्प्रिट गुनहगार जो माना जा रहा है वो अल्कोहल को माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार जो है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली अल्कोहल हैज़ इटसेल्फ बहुत सारे गलत जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम जो होते हैं वो उसके खुद से हैं, डेंजर उसका खुद से है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से मेथनॉल जो है उसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, डेथ होती है। तो ये आपका प्रॉब्लम्स के लिए एक पूरा टॉपिक जो है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के अंदर हम इसको देखेंगे कि IR में ये आता है, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे इंडिया प्लान कर रहा है चाइना के साथ एंगेज करने में मोदी 3.0 के तहत। मोदी 3.0 का क्या मतलब है, यानी थर्ड टाइम हमारी जो गवर्नमेंट आई है वो कौन चला रहा है, उसको हेड कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो देख पाएंगे कि 4 साल से ज़्यादा हो गया है चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके थे। पहले ही हमने कुछ यहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी थी। अब ये जो पाबंदियाँ थी, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो क्यों लगाए गए थे, ज़रा थोड़ा पीछे जाइए और 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट को याद करिए। क्या था ये गलवान वैली इंसिडेंट? ये गलवान वैली इंसिडेंट एक ऐसी घटना थी कश्मीर के अंदर, हम देख पाएंगे लद्दाख का जो ऊपर का एरिया था उस समय पे, क्योंकि कश्मीर था, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर गलवान वैली यानी कि जो वैली होती है, 2 पहाड़ होते हैं और उनके बीच का जो एरिया होता है उसको वैली बोला जाता है। तो इस वैली के अंदर क्या करते हैं, चाइनीज़ ट्रूप आते हैं और हमारे जो नक्शे का पार्ट है, हमारी जो ज़मीन का पार्ट है, उसको वहाँ पर कब्ज़ा करते हैं और कहते हैं कि अब ये चाइना का हुआ। इसी में हमारे कुछ जो नौजवान थे, जून का ही ये एक्चुअली में महीना था 2020 के अंदर, 15 जून की ये बात थी, जहाँ पर क्लैशेस होता है, कुछ नौजवान, कुछ सोल्जर हमारी तरफ से शहीद हो जाते हैं, कुछ चाइना की तरफ से भी मारे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे उसके बाद से हमारे संबंध चाइना की तरफ काफ़ी बहुत ज़्यादा गड़वे, अगर मैं ना भी बोलूँ कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ गई थी, तो इतने अच्छे भी नहीं रहते हैं। आज के समय पे भी यहाँ पर 50 से 60 हज़ार ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। अभी भी वहाँ पे जो सैनिक हैं वो डिप्लॉयड हैं, दोनों साइड हैं बॉर्डर के, चाइना की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। इवन हम देखते हैं कि बहुत अच्छी जो मीटिंग हुई, जैसे कि SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग होती है 2022 में भी, 2023 में भी, और इन दोनों के अंदर ही चाइना के द्वारा इंडिया को बुलाया जाता है। खास करके जब चाइना प्लस रशिया दोनों एक साथ हो गए थे, जब रशिया और यूक्रेन की वार की स्टार्टिंग हुई थी, युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। कहते हैं पहले आप ये गलवान वैली वाला मुद्दे को ठीक करिए, तब हम यहाँ पर आएंगे। अब की बार एक टर्म उनकी पूरी जा चुकी है, 2019 में वो आए थे, 2024 के अंदर अब उनकी 3rd टर्म आ चुकी है। तो एक टर्म यानी कि जो उनकी 2nd टर्म थी जब वो प्राइम मिनिस्टर से, तब से हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इस 3री टर्म के अंदर यहाँ पर रिश्तों में थोड़ा सुधार आ सके।
कैसे लग रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब दोबारा से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है अस्ताना के अंदर। अस्ताना कहाँ पे है? अस्ताना एक्चुअली में कजाकिस्तान के अंदर, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है। जुलाई 3-4 को ये होने वाली है। माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो भी शायद इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कैसे पता चला? पहले तो हमें नहीं पता होता था। ये हुआ क्योंकि 2 इंटरव्यू फ़िलहाल में दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली। देखिए, पहला इंटरव्यू जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल में, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला, न्यूज़पेपर मैगजीन का वो इंटरव्यू था। उन्होंने बोला कि देखिए, इंडिया के लिए जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और हम चाहते हैं कि जो ये इतने लंबे समय से सिचुएशन बनी हुई है हमारे बॉर्डर के ऊपर, जो अबनॉर्मलिटीज़ बनी हुई हैं, उनको हम क्या करें? रिजॉल्व करें, बायलैटरल इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे जो संबंध हैं उनको थोड़ा ठीक बनाए, स्टेबल बनाए, पीसफुल बनाए। अब देखते हैं कि चाइना ने भी जो इसके ऊपर ये इंटरव्यू था उसमें भी क्या किया था? पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। उन्होंने भी बोला कि ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, ये जो झगड़ा हो रहा है वो सॉल्व होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। और इवन चाइना इटसेल्फ हैज सेड कि कैसे दोनों कंट्रीज़ को क्लोज कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू आकर यहाँ पर क्या करना चाहिए? बॉर्डर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अभी तक हमारी एक्चुअली में 15 से ज़्यादा बार मिलिट्री लेवल की, हाई कमीशन मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स इस मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हैं चाइना प्लस इंडिया की तरफ से, लेकिन समाधान अभी तक कोई नहीं आया था। फिर हम मई में चलते हैं, अप्रैल हो चुका है 2024। अब 2024 के ही मई के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी ये एक्सप्रेस किया था कि कैसे वो मान रहे हैं कि चाइना के साथ में हमारे जो इशू हैं, खास करके बॉर्डर से रिलेटेड जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल उसको प्राइमरली रिवॉल्व करना चाहते हैं। पेट्रोलिंग राइट्स वगैरह, पेट्रोलिंग एबिलिटीज़ के थ्रू आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ ये जो निकल रहे हैं उसको टाइम रहते हुए रिजॉल्व किया जाए। और ये रिमार्क जो थे उनके, उनसे हमें लग रहा है कि शायद अब ये सोचा जा रहा है कि इन दोनों ही कंट्रीज़ के जो संबंध है उनको ज़रा थोड़ा सा ठीक किया जाए। जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, चाइना के बहुत सारे ऐप्स ऐसे थे जिनको इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चाइना के साथ हालांकि इकोनॉमिक तरीके से हमने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला, क्योंकि इकोनॉमिक अभी भी हमारी टाइज चल रही है, वहाँ से ट्रेड होता है, सामान इधर से उधर जाता है, तो ये सब अभी भी चल रहा है। खैर, ताइवान तिब्बत की बात करूँ, अगर आर्टिकल से थोड़ा हट के भी मैं आप लोगों को समझाऊँ तो देखिए, ताइवान और तिब्बत में भी क्या हुआ है। ताइवान क्या है? एक ऐसी कंट्री है जो खुद को क्या बोलती है कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ। चाइना के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा तो वहीं पे ताइवान है। चाइना का मानना है कि नहीं, ये ताइवान भी जो है वो एक्चुअली में चाइना का ही पार्ट है, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, ताइवान तो एक डिफरेंट कंट्री है। इसमें चाइना के और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। फिर तिब्बत की बात करें तो यूएसए की तरफ से मैंने कल ही आप लोगों को समझाया कि किस प्रकार से दलाई लामा जो है, यानी कि तिब्बत के जो अपनी खुद से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, वहाँ पर उसको इंडिया ने 1956 के अंदर क्या किया था, 1959 में एक्चुअली क्या किया था, अपने यहाँ पर हिमाचल में उनको रहने की जगह दी। अभी यूएसए ने भी जो उनका कांग्रेस है वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बिल को पास किया जिसमें वो तिब्बत को कहते हैं कि नहीं, उस पर दलाई लामा का ही है, कि चाइना का एक्चुअली में कोई अधिकार ही नहीं है। ये भी एक मुद्दा है जो काफ़ी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा जो रिश्ते हैं उनको गड़बड़ा करके रखता है, बहुत नाजुक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनको ठीक ठाक नहीं होने दे रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर अभी काम की जा सकती है। और ऑल्दो इंडिया जो है वो तिब्बत को चाइना का ही पार्ट मानता है। तो खैर, अब इस मुद्दे के ऊपर अब देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जाएंगे मीटिंग लेने तो क्या हमारा जो होगा वो निकल कर आता है रिज़ल्ट इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है जिसके ऊपर आपको जो हम यहाँ पर न्यूज़ करते हैं उनकी शॉर्ट समरी मिल जाती है, यानी कि ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई अगर उससे रिलेटेड PYQ आया है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस करके देख सकें कि आपको खबर कितनी समझ में आई है, कितना नहीं समझ में आया है। आपको नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि अब हम 2025 का यहाँ पर मेंटोरशिप दे रही हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे, जो भी आप सुबह
सुबह पढ़ेंगे वही आपको हैंड रिटन नोट शाम तक अपने इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहें रात को सोने से पहले तो आराम से कर पाएंगे। साथ ही में जो वीडियो यहाँ पर आती है उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम टू क्वालिफाई फॉर ए यूनिवर्सिटी टीचर जॉब। देखिए, अभी हमने कल ही देखा था कि कैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो था उसको एक्चुअली में कैंसिल कर दिया गया था। 18 जून को ये एग्ज़ाम हुआ था और ऐसा माना गया कि शायद ये एग्ज़ाम लीक हो गया था। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर क्या खबर आती है कि इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसको लेता कौन है? एनटीए यहाँ पर इसको लेती है। एनटीए वही एनटीए है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि यहाँ पर नीट जैसे एग्ज़ाम्स को भी ले रही थी और जिसके ऊपर अभी विवाद छिड़ा हुआ था। फिलहाल देखते हैं कि ये यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं वैसे लेते इसको एनटीए है, लेकिन इसका जो पर्पज़ है बिहाइंड वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही है। अब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, पूछेंगे आपसे कि होम मिनिस्ट्री इसमें रख देंगे प्रीलिम्स के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख देंगे। तो हमें दो चीज़ें, अभी मैं इसको पूरे आर्टिकल को समझाऊंगी आपको, तो बताऊंगी कि क्या इस पेपर के 3 कारण होते हैं या क्या इस पेपर के 3 पीछे उद्देश्य है और क्यों आपको याद रखना है कि इसके पीछे जो हाथ होता है, जो पूरा का पूरा काम होता है, वो एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होता है। फिलहाल मिनिस्ट्री को एक ऐसे इनपुट्स मिले थे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट से, जो कि ये बता रही थी कि जो एग्जामिनेशन है उसकी इंटीग्रिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हो गई है। ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है इसकी वजह से 9 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्चुअली में धक्का लगा है, क्योंकि 9 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है। 2 बार यानी कि एक बार ये जून में होता है और दूसरी बार ये होता है दिसंबर के अंदर। दोनों ही बार में यहाँ पर 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 के अंदर हम देखेंगे कि जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल, ये सब यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। और पेपर 2 जो होता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, वो क्या होता है? वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट देना चाहते हैं उसी में आपका ये होगा। हम देखते हैं कि यूजीसी नेट एक्चुअली में कब बना था। तो ये जो टेस्ट था ये सबसे पहले बना था 1989 के अंदर। 1989 में ये बनता है और उसके बाद इसका काम था ऐसे कैंडिडेट की एलिजिबिलिटीज़ को देखना जो कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। यानी कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को पोस्ट चाहिए है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उन्होंने मास्टर्स किया हो और मास्टर्स करने के बाद में उन्होंने नेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया हो। उसके बाद हम सेकंड इसके उस पे देखते हैं कि इसका सेकंड और क्या काम आता है। सेकंड ये काम आता है 1984 से ही। हम देखते हैं कि कैसे यूजीसी नेट को जीआरएफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कई बार सुनेंगे कि नेट जीआरएफ का क्या मतलब होता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और उसके कितने मार्क्स भी आए हैं कि उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है उसको भी यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया। ये क्या होती है? जेआरएफ होता है एक्चुअली के अंदर एक मॉनेटरी हेल्प। मॉनेटरी यानी कि पैसे दिए जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं। मान लीजिए 9 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है, एग्ज़ाम दिया है। उनमें से लगभग 1 लाख का क्या हो गया या कम का मानते 30-40,000 का नेट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और उसमें से केवल और केवल 1500 से 1600 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेआरएफ भी यहाँ पर मिलता है। तो ये जो जेआरएफ मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें आपको 30,000 35,000 जो होते हैं वो मॉनेटरी हेल्प की जाती है, ताकि आप अपनी जो आगे की स्टडी है, जैसे कि पीएचडी वगैरह आप करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, एमफिल वगैरह डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प हो सके। थर्ड इसका अब एक और काम हो गया है जो कि है पीएचडी की एडमिशन के अंदर। पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना अलग अलग एग्ज़ाम्स लेती थी, लेकिन हम देखते हैं कि 2018 के बाद से ही, बल्कि पिछले साल से ही, नॉट 2018, हम देखते हैं कि ऐसे जब
लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट आती है कि ये जो स्कोर होगा नेट का वो आपके एडमिशन के लिए भी मान्य होगा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब इसमें दोनों तरीके होंगे, यूनिवर्सिटी खुद से भी अपना एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कर सकती है, उनकी जो क्राइटेरिया था, और वहाँ पर अगर नेट का एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो भी वहाँ पर चलेगा। तो ये दोनों तरीके से एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाएगा। फ़िलहाल बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है लगभग। हाँ, इसमें से बस सवाल जो हमारे लिए आने का था वो हमने ऑलमोस्ट पूरा समझ लिया है। अगर किसी के मास्टर्स में अगर किसी को यहाँ पर एग्ज़ाम देना है तो उसके मिनिमम 55% जो मार्क्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए मास्टर्स में, तभी वो इसको देने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। और अगर वो जर्नल कैटेगरी से है तो अगर वो SC ST OBC से आता है तो उसको मिनिमम 50% उनकी मास्टर्स की जो डिग्री है उसको देना चाहिए। कोई अंडर ग्रेजुएट भी कर रहा है तो भी वो इसको दे सकता है, बशर्त ये हो सकती है कि जब वो UG कर रहा है यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, उसमें उस समय उसने एक तो 4 साल का कोर्स किया हो और साथ ही में उसके मिनिमम 75% मार्क्स आए हो, तब वो नेट JRF जो है उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है और दे सकता है। वैसे इस एग्ज़ाम को देने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को JRF के लिए एग्ज़ाम देना है तो उनकी एज लिमिट है जो कि है 30 इयर्स, मिनिमम 30 साल उनको जो एज लिमिट है वो एक्चुअली में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 5400 म्यांमारीज टेक रिफ्यूज़ इन मणिपुर। देखिए हमें पता है कि म्यांमार के अंदर फ़िलहाल क्या हुआ था, फ़िलहाल क्या बहुत कुछ समय से ही हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कॉप कर दिया गया था, यानी कि मिलिट्री रूल जो है म्यांमार में वो हमें दिखाई दिया था। मिलिट्री के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके रूल को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, वो पीछे की तरफ आए और उसी डर में कि कहीं अब उनके ऊपर एयर स्ट्राइक ना हो जाए, कभी अब उनको मार ना दिया जाए, हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर लगभग 5500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मणिपुर के अंदर आकर रिफ्यूज़ ले लिया है, वहाँ पर शरण ले लिया। अब ये डाटा हमें कौन बताता है? डाटा बताता है असम राइफल के जो डायरेक्टर है जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, उन्होंने इंटरव्यू दिया द हिंदू को और तब वो ये स्टेटमेंट हमें बताते हैं। मणिपुर की पॉपुलेशन की बात करें तो मणिपुर के अंदर लगभग 34 शेड्यूल्ड ट्राइब आती हैं, क्योंकि मणिपुर एक हिली एरिया है, मोस्टली यहाँ पर ट्राइब्स जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ये वही मणिपुर है जिसके अंदर कुकी एंड नागाज ये दोनों ही ट्राइब पाई जाती है, जिनका हम कुछ समय पहले थोड़ा बहुत झगड़ा भी देख पा रहे थे। कमोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना ईस्टर्न बॉर्डर म्यांमार के साथ में यहाँ पर लगाती है, तो क्योंकि ये बॉर्डर मिल रहा है इसी वजह से इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेनिट्रेशन जो है लोगों का वो हो पाया इतने ईजिली। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन GS पेपर, ये जो पहला आर्टिकल था म्यांमार वाला वो GS पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और जो ये है आर्टिकल जो कि है काजीरंगा का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगेन GS पेपर 3 में, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें हम एक स्पीशीज़ को पढ़ने वाले हैं। देखिए काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है एक्चुअली के अंदर कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, तो ये आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है। अगर आज मैंने आपको काजीरंगा का बता दिया तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। आगे बहुत सारे नेशनल पार्क्स आते जाएंगे, उनको भी हम याद समय के साथ साथ करते रहेंगे, तो उनकी लोकेशन क्या है इसको हमेशा आपको याद रखना है। इसके अंदर पहली बार एक लिम्ब लेस एम्फीबियन को पकड़ा गया है या उनको ढूंढा गया है, पाया गया है। सबसे पहले समझते हैं लिम्बलेस क्या होता है, फिर एम्फीबियन क्या होता है। काजीरंगा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लिम्बलेस यानी कि उसका कोई लिम्ब नहीं है, लिम्ब यानी कि ना उसके कोई हाथ है ना ही उसके कोई पैर है। जब उसके हाथ पैर नहीं है तब एक ऐसा एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन होता है वो एनिमल, एक ऐसा जानवर या एक ऐसा पक्षी भी इसमें आ सकता है कोई, जो यहाँ पर वाटर में भी ज़िंदा रह सकता है प्लस लैंड पे भी ज़िंदा रह सकता है, दोनों में सांसें ले सकता है। जैसे कि मेंढक आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइस को आप देख सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि वो बहुत समय तक पानी से बाहर आ जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं 1-2 घंटा और फिर पानी में चले जाते हैं, तो उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। ज़्यादातर एम्फीबियन कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर एम्फीबियन हम देखेंगे ये है सी का एरिया, यानी कि समुद्र है या कोई छोटी मोटी लेक नहर वगैरह है, यहाँ पर लैंड है। तो ये जो लैंड है जहाँ पर हम पेड़ पौधों को देखेंगे, तो ये जो बीच का एरिया है इसमें हम एम्फीबियंस को ज़्यादा देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लैंड के जानवर भी हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर सी वाले भी दिखाई देंगे और कुछ यूनिक भी होंगे। तो यहाँ पर हम एम्फीबियन की जो संख्या होती है उनको ज़्यादा मात्रा में देख पाते हैं, अदरवाइज़ ये इतने ज़्यादा हमें नहीं भी दिखाई देते एम्फीबियन।
अब हम देखते हैं कि काजीरंगा के अंदर ये जो स्ट्रिप्ड किकेलियन इसका नाम है, ये हमें मिलता है पहली बार में। काजीरंगा जो कि अपने फोना के लिए बहुत जाना जाता है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर के रिजर्व्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। लगभग ये 1307 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। उसमें हमें पहली बार पता चलता है कि हर्पेटोलॉजिस्ट हमें बताते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की तरफ से कि यहाँ पर स्ट्रिप्ड किकेलियंस को देखा गया है जून 14 से 17 के सर्वे के अकॉर्डिंगली। अब ये हर्पेटोलॉजिस्ट जो मैंने आपको बताया ये क्या होता है, देखिए ये भी एक वर्ड है जो प्रीलिम्स के लिए हमें पता होना चाहिए। हर्पेटोलॉजी या हर्पेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली में ऐसे आप प्रोफेशनल मान सकते हो जिनका काम होता है एम्फीबियंस को या जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्टडी करना, उनको समझना। अब इसके अंदर स्नेक्स भी आ जाते हैं, आपने देखा होगा स्नेक्स कैसे वाटर में भी रह पाते हैं, ग्राउंड पे भी चल पाते हैं, तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं जिनके लिम्ब नहीं होते हैं, बेसिकली जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। तो हर्पेटोफोना भी उनको बोला जाता है, लेकिन इन्हीं की स्टडी बहुत कम की गई है आज तक, और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की। जब भी क्लाइमेट में चेंज होगा, हम देखेंगे क्लाइमेट में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तभी इनको ज़्यादा नुकसान भी होगा। खैर फ़िलहाल के लिए देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिज़र्व है उसमें 24 स्पीशीज़ हैं एम्फीबियंस की, और 74 स्पीशीज़ हम देख पाते हैं रेप्टाइल्स की, यानी स्नेक वगैरह के जो रेप्टाइल होते हैं, छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, ये सब की। और यहाँ पर 21 में से जो 29 में से 21 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि टोर्टोइस यहाँ पर मिलते हैं फ्रेश वाटर के। तो ये सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं कछुए, टोर्टोइस जो होते हैं वो इंडिया में फ्रेश वाटर में, ताज़े पानी में रहने वाले यहाँ पर ही पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। इस फैक्ट को आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सिकल सेल पेशेंट्स नीड अर्जेंट एक्सेस टू मॉडर्न मेडिकेशन। देखिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, 2 जगह पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ये हो जाता है अगेन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, दूसरा हो जाता है साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर, यानी कि बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। फ़िलहाल जो आर्टिकल बात कर रहा है इस पे हमने पहले भी थोड़ी डिस्कशन जो है वो किया था, जैसे परसों के ही हमारे न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि कैसे सिकल सेल के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। प्रोग्राम क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन इन 2023। तो नेशनल जो ये लेवल पे सिकल सेल अनीमिया एमिशन, सॉरी यहाँ पर मैं लिखती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2023 ये बनाया गया है। अब ये मिशन क्या बनाया गया था कि 2047 तक हमें हमारे इंडिया में से सिकल सेल नाम की जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, जड़ से मिटा देना है। ये हमारा नेशनल लेवल पे एक मिशन बनाया गया है। कुछ छोटे छोटे फैक्ट मैं बता देना चाहती हूँ ताकि प्रीलिम्स में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए हम रेडी हो सके। जैसे सिकल सेल जो है वो एक ब्लड रिलेटेड बीमारी है। यहाँ पर अच्छी बात ये कि आप फोटो में पहले ही देख पाएंगे कि कैसे हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी एक्चुअली के अंदर जो शेप होती है वो थोड़ी डिस्क टाइप की होती है, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे गोल भी नहीं होते, थोड़ी डिस्क टाइप होते हैं, ओवल शेप उनकी होती है। और वो ईजिली हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें से ईजिली फ्लो कर पाते हैं, अपनी शेप को ठीक तरीके से बना पाते हैं। लेकिन जब आपको सिकल सेल हो जाता है, जब आपके सेल की शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है, जो आपका ब्लड सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए था, डिस्क सेल दिखाई देना चाहिए था, वो कैसे दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो एक्चुअली में कुछ इरेगुलर शेप का बन जाता है। अब ये क्या करेगा, या तो इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड के बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो यहाँ से जो वेसल्स है, बहुत पतली पतली वेसल्स जो हमारी होती है ब्लड की, उसमें से वो यहाँ पर थ्रू ही बाईपास नहीं कर पाएंगे, वहाँ से आगे नहीं निकल पाएंगे, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो बीमारी होती है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने भी इसके तरफ बोला गया कि कैसे हमें सिकल सेल को अर्जेंटली अभी फ़िलहाल अपनी जो हमारी पूरी की पूरी अटेंशन है वो देने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को इसके प्रभाव जो है उससे बचा सकें। अब ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, यानी कि ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, माँ बाप से ज़्यादा मिलती है, तो जेनेटिक है। हमें ये भी पता है कि जितने
जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो एक्चुअली में जब पेरेंट्स से आती हैं जीन्स के थ्रू में, डीएनए के थ्रू में, जब वो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़कर आता है। यानी पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है तो ये पॉसिबिलिटी है अगर वो उसके बच्चे में जाएगी तो 2 से 3 गुना ज़्यादा भयंकर होकर वो उस बच्चे के अंदर आएगी शुरुआत में ही। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसी वजह से जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती जाती है अगेन अलग अलग जब हम चलते हैं जनरेशन्स के अंदर। अब ये बर्डन को कैसे समझे कि इंडिया के ऊपर सिकल सेल का बर्डन क्या है। देखिए, सिकल सेल बीमारी जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 20 मिलियन लोगों को है, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी है। और इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी है। इंडिया सेकंड नंबर पे ऐसा आता है जिसमें ये बीमारी इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन की तरह है। 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये भी संभावना है कि उनके आने वाले जो जनरेशन्स होंगी उनमें भी ये बीमारी आएगी ही आएगी, क्योंकि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर इसको माना गया है। तो इसी वजह से हमें इसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन करना पड़ेगा। हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना पड़ेगा ताकि हम इसमें रोबस्ट करें उसको और ज़्यादा सशक्त बनाएं और ज़्यादा मजबूत बनाएं ताकि हम इसको मिटिगेट कर सकें, हटा सकें। अब मैं आपको बताऊं तो ये भी है कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट ग्लोबल प्रीवेंस दिखाता है इस डिज़ीज़ की, क्योंकि इंडिया में लगभग 86 बर्थ जब होते हैं, जब 86 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से एक बच्चे के अंदर हमेशा हम देखेंगे सिकल सेल बीमारी ज़रूर मिल रही है। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अभी इसके लिए किया क्या जाना चाहिए। इंडिया 2047 तक इसको एलिमिनेट करने वाला है। हमें पता चला है कि कैसे 2025 की जनवरी तक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया था कि क्या होने वाला है, जीन थेरेपी की मदद से हम इसको ख़त्म करना शुरू कर देंगे। इसके लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल में होती हैं। जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर दवाई का इस्तेमाल होता है वो होता है हाइड्रोक्साई यूरिया। तो हाइड्रोक्साई यूरिया जो होती है वो काफ़ी क्रूशियल है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये वाइड स्प्रेड अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगी नहीं। हो सकता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ पर आपको मिले ही ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसर्च में पैसा ज़्यादा जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की ज़्यादा मदद की ज़रूरत है इसके समय में प्रोवाइड करवाने में। और CRISPR-Cas9 जो है, जहाँ से मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे आपके जो जीन होते हैं बॉडी के अंदर, लगभग 30,000 जीन हमारी बॉडी में होते हैं हर एक सेल के अंदर, उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें से एक जीन को जिसमें बीमारी आई है उसको काटा जा सकता है CRISPR-Cas9 की तरफ से और RNA की मदद से वहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन को रखा जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर इंडिया ऐसा पहली कंट्री बनने वाली है 2025 में करने के बाद में, जो इस टेक्नोलॉजी का, इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर इस बीमारी को ठीक करने वाला है। फिलहाल यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए थे। तब के लिए कल आती हूँ मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के बाद। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।